चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में हम पहले डिस्कस करेंगे दो पार्टिकल का, टू पार्टिकल सिस्टम। ये एक्सिस है, कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर की तरफ होगा जेड एक्सिस। यहां पे लेकिन कोई पार्टिकल है, ये m1 पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल m2 यहां पे। ओके, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। यहां से देखा ये है r1। r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर्स। और इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? r2। r1 और r2 आर पोजीशन वेक्टर, दोनों पोजीशन वेक्टर्स। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का से ज्वाइन करोगे, पास होने वाले इस पे कहीं पे हो सकता है, तो कहां पे होगा? तो फॉर्मूला बनाया गया, m1 जो पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस पे? r1 पे है, m1 r1। m2 कहां पे है बेटा? r2 पे है, m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तुम्हें मिल गया rc। बट जो r1 था वो था x1, y1, z1 और r2 था वो था x2, y2, z2। r1 लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं x1, y1, z1 और r2 लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? x2, y2, z2। कौन सा पार्टिकल m1 और यहाँ पे कौन सा पार्टिकल है? m2। अगर यहाँ पे मैं xcm लिखूं, क्या लिखूं बेटा? xcm, ये तीनों साथ में लिखो, पहले चलो तीनों साथ में लिखो। xcm, ycm, zcm, तो तुम्हारा हो जाएगा m1 x1, y1, z1 प्लस m2 x2, y2, z2। ये हो गया होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर मुझे सिर्फ x डायरेक्शन में, x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कहां है, तो xcm इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ycm चाहिए तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। zcm चाहिए तो m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। टू पार्टिकल था तो ये आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं यहाँ पे 3 पार्टिकल कर दूं, कितने कर दूं बेटा? 3 पार्टिकल। लेट यहां पे m3 आ गया, देन ये हो गया r3, x3, y3, z3। इसको ऐसे ज्वाइन करो। अब चूंकि बीच में कहीं ना कहीं पे होगा, है ना, तो ये हो जाएगा RCM R1, R2 और R3। R1, R2 और R3 तीनों के तीनों क्या है? पोजीशन वेक्टर्स। R1 x1 y1, R2 x2 y2, तो R3 क्या आ जाएगा बेटा? x3 y3 z3। m3 पार्टिकल यहाँ पे। RCM हो जाएगा m1 r1, m2 r2 और m3 r3 डिवाइडेड बाय m3। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? m3 x3 y3 z3। चलो xcm निकालोगे, m1 x1, m2 x2, m3 x3, m3 y3, m3 z3, m3। चलो देखो इसको। इफ n पार्टिकल होगा तो क्या करोगे बेटा? n पार्टिकल, है ना, n पार्टिकल्स। तो इसको मैं सीधा n कर देता हूं। Rn, Xn, Yn, Zn, बहुत सारे पार्टिकल, R1, R2, R3 अप टू Rn, सारे पोजीशन वेक्टर्स। यहां पे डॉट डॉट करके क्या कर सकता मैं? Mn, Rn, बहुत सारे पार्टिकल। कितने पार्टिकल है? Mn पार्टिकल। यहाँ पे डॉट 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 कितना हो गया? Mn, Xn,
yn zn अप टू mn पार्टिकल। इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, m1 x1 m2 x2 अप टू mn xn अप टू mn mn yn up to mn mn zn up to mn। डन। देखिएगा यहां पे, इसको मैं टोटल मास कह सकता हूं, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय अप टू mn xn डिवाइड बाय टोटल मास m, है ना। ये m को यहां पे ले लो, तो m xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 mn xn। n by cm क्या लिखोगे, m1 by 1 m2 by 2 mn yn। zcm क्या देगा, m zcm इज इक्वल टू m1 z1 ओके m2 z2, तो कहां तक बनेगा mn z। rcm बता दो, rcm इज इक्वल टू m यहां पे चला जाएगा m rcm m1 r1 m2 r2 mn r। ये चलो चलिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का हमने पहला टॉपिक क्या देखा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला था mrcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn r। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब मुझे निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ COM सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अच्छा, अगर वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है तो तुम्हें क्या करना होगा, वेलोसिटी किस चीज की निकाल सकते हो, अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी है, अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो मैंने लिया ये जो इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने भी पार्टिकल है सारे के सारे पार्टिकल क्या करें, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। m drcm by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt up to mn drn by dt। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन लगा दिया। ये पार्टिकल ये क्या बता, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये मुझे मिलेगा m1 v1, ये मुझे मिलेगा m2 v2 और ये मुझे मिलेगा mn vm। तो ये इसे कह सकते हैं vc। ये फॉर्मूला रेडी हो गया। देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। यहां से एक टॉपिक में हम जंप कर सकते हैं। टॉपिक है बेटा मोमेंटम वाला, मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये तुम्हारा MVCM है, बट ये हो गया एक पार्टिकल का मोमेंटम, ये हो गया दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, ऐसे ही n पार्टिकल का मोमेंटम। तो इसे मैं P टोटल बोल सकता हूं, P नेट। तो तुम्हारा आ गया MVCM। अगर तुम्हें देखो VCM के फायदा क्या निकला, अगर तुम्हें किसी सिस्टम का तुम्हें मोमेंटम निकालना है तो सारे के सबका इंडिविजुअल मोमेंटम निकालने से अच्छा टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो तुम्हें पूरे सिस्टम का मोमेंटम डायरेक्ट इंडिविजुअल करोगे। कैसे करोगे, इंडिविजुअल करोगे तो m1 v1 निकालोगे, फिर m2 v2 निकालोगे, फिर mn vn सबको निकालोगे, फिर सबका इंडिविजुअल एडिशन करोगे, तब जाकर तुम्हारा P नेट मिलेगा। आसान से निकालो। टोटल मास पता है, VCM समझ जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल दो, तुम्हें मोमेंटम मिल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम।
यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। करो m dvcm/dt। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मान लो इसकी वेलोसिटी बदल रही है। ओके, इसकी वेलोसिटी जो है वो बदल रही है। m1 इसने भी अपनी स्पीड बदली, m2 इसकी भी स्पीड बदल रही है, mn इसकी भी स्पीड बदल रही है। तो ये क्या हो गया? ma1 m1a1 m2a2 mn am acm। चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। अगर यहां पे देखा जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ था ना, फोर्स F इज इक्वल टू ma, P इज इक्वल टू mp लिखते बट V किसका? सेंटर ऑफ मास का। F इज इक्वल टू ma लिखते बट A किसका? लिखते सेंटर ऑफ मास का। उसी तरीके से यहाँ पे MACM आ गया, यहाँ पे होगा पहले वाली की फोर्स, दूसरे पे कितनी फोर्स लगी, n पार्टिकल पे कितनी, मतलब ये F नेट हो गया, मतलब MACM। जैसे मैंने तुम्हें मोमेंटम बताया कि इंडिविजुअल मत निकालो, सीधा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, बस तुम्हें टोटल फोर्स मिल गया, टोटल मोमेंटम मिल गया। अगर मैं यहां से इसको फिर भी डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं इस इक्वेशन को, तभी भी बना सकता हूं। कैसे बनेगा? dvcm/dt dp1/dt dp2/dt dpn/dt। ये हो गया तुम्हारा f1 f2 fn macm। चाहे काम इधर से डन। चलो अभी डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। अगर मान लो ये डिस्क ऐसे घूम रही है, लाइक ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे यूं ऐसे, है ना, ऐसे यहां से लेके ऐसे, तो देखो ऐसे घूम रही है, तुम्हारा ओमेगा कहां पे होगा? ऊपर की तरफ। अगर उससे उल्टा घुमा दोगे, लाइक ऐसे घूम रही होगी, तो कैसा हो जाएगा? ऐसे, तो ओमेगा तुम्हारा कहां पे हो जाएगा? नीचे, लाइक ऐसे। ओमेगा कहां पे हो जाएगा? चलो ये वाला डायरेक्शन प्रूव करता हूं सही है। एक एक्सिस है जहां पे ये डिस्क है, ये डिस्क है, यहां पे ओरिजिन है, ये पार्टिकल है ना, ये कोई पॉइंट ले लो, लेट सी ले लो, ये जो हो गया वो पोजीशन वेक्टर r, ये ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, तो ओमेगा कहां पे होगा? ओमेगा ऊपर की तरफ होगा। इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी, ऐसे अंदर की तरफ वेलोसिटी होगा, ऐसे घूम रहा होगा ना पार्टिकल, देखो घूम रहा होगा अंदर की तरफ, ऐसे अंदर जाएगा, ये r है ना। यहाँ पे दो चीजें होंगी, इसको ये वेक्टर को मैं दो चीजों में तोड़ सकता हूँ, एक ऐसे प्लस ये OP जो है, OP वेक्टर ये किसका बना है? OC प्लस CP, है ना। इसको मैंने कह दिया R पैरेलल और इसे मैंने कह दिया R परपेंडिकुलर। ये पैरेलल है और ये किसका है? परपेंडिकुलर है। चलो हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा। B इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा। R क्या है? R ये रहा OP। OP जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? ओमेगा के साथ। OP की जगह मैं क्या लिख सकता? OC प्लस CP। ओके सर, एक सेकंड। हाँ, ये ओमेगा क्रॉस आर नहीं, ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं।
ओमेगा क्रॉस आर। वी वॉरियर ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा पहले दे लो, ओमेगा क्रॉस आर, आर की जगह पे डाल दो बेटा ओपी, ओमेगा ओपी की जगह पे डाल दोगे ओसी प्लस सीपी। क्रॉस प्रोडक्ट इंडिविजुअल लगेगा, इसको भी लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसको भी लगेगा। ओमेगा क्रॉस ओसी प्लस ओमेगा क्रॉस सीपी। क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों की वैल्यू में साइड में निकालता हूं। ओमेगा क्रॉस ओसी क्या होगा, ओसी के बारे में बात करूं क्या होगा, ओमेगा 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 है, जो ओसी है ओसी है, ओसी की कुछ लेंथ है, आर पैरेलल मैंने बोल रखा है, तो इसकी खुद की कुछ लेंथ है, तो जो भी लेंथ है वो मैंने लिख दी। लेकिन इनके बीच में देखो ओमेगा भी ऊपर की तरफ है और ओसी भी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। कितना हो गया, साइन जीरो, तो आंसर हो गया जीरो। साइन जीरो जीरो कितना होता है, जीरो। खत्म। अब यहां पर ये वाला ओमेगा क्रॉस सीपी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा और सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी को मैंने क्या दे रखा था, आर परपेंडिकुलर। ओके, आर परपेंडिकुलर। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, ओमेगा और सीपी, ओमेगा और सीपी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। साइन 90, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो ये हो गया ओमेगा आर परपेंडिकुलर, ओमेगा आर परपेंडिकुलर, और इसी को कहा जाता है ओमेगा आर साइन थीटा। डन, देख लो। चलिए तो अब हम डिस्कस करने वाले टॉर्क के बारे में, है ना। ये टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉर्क तो कोई बॉडी है, टॉर्क ऐसा फोर्स है जो बॉडी को घुमाता है, फोर्स ऐसा फोर्स है जो बॉडी को आगे पीछे लेके जाएगा। टॉर्क क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स की वजह से होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर टॉर्क की वजह से होता है, ये यहां पे था ऐसे घूम के थीटा एंगल घूम गया, तो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं टॉर्क। अच्छा, मान लो इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगी एफ, कैसे फोर्स लगी, ऐसे एफ फोर्स लगी। ये मान लो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से बॉडी घूम रही है। मान लो जैसे खिल्ली लगा कि सीट को यहाँ पे बंद कर दिया गया था, ऐसे फोर्स लग रही। तो टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, distance on the force from the axis of rotation। कहां से बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। इसे कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कैसे दिखेगा फोर्स, कैसे मैं बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसे कहा जाता है। इस लाइन को लंबा खींच दो, ऐसे डॉटेड, ऐसा खींच दो यहां से, ऐसे डॉटेड डॉटेड। इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो लाइन पास की कौन सी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आपको ये नहीं देखना है कि ये लाइन, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाई होती ना तो ये लाइन अंदर से भी जा रही होती है ना, फोर्स ऐसे लगाई होती तो ये लाइन यहां से जा रही होती। तो ये नहीं देखना है कि लाइन बॉडी के अंदर से जा रही है बाहर से जा रही है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये तुम्हारा आर है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट। तुम्हारा आर क्या है, जो आर है वो डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मुझे क्या करना है, मुझे फोर्स लिखना है, तो मैंने फोर्स लिख दिया, और
क्या लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ऑन दी फोर्स या ऑन दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऑन दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसमें मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ऐसा बना दिया। इसे मैंने कह दिया आर परपेंडिकुलर, क्या नाम दे दिया, आर परपेंडिकुलर। और ये आर परपेंडिकुलर होता है आर साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा, आर साइन थीटा। देखो ये ऐसे गया, ये तुम्हारा आर, ये तुम्हारा एफ, ये तुम्हारा आर, ये तुम्हारा एफ, इनके बीच में एंगल थीटा, तो ये हो गया थीटा। थीटा के सामने वाला आर साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, इसके बीच में बेटा एंगल बिटवीन एफ एंड आर, एफ एंड आर, एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर, इनके दोनों के बीच का क्या है बेटा, एंगल है। ओके सर, तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स एंड आर परपेंडिकुलर, यानी तो आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, ये है तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला, मतलब टॉर्क इसी तरीके से डिफाइन है। बट आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा इनटू एफ, ये टॉर्क है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हो गया सर। आर एफ साइन थीटा है ना, तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। दोनों में से क्या सही है, तो ये सही है और ये गलत है। सर गलत क्यों है, आर एफ साइन थीटा है, तो आपने आर क्रॉस एफ लिख दिया। मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना सर, इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ आर साइन थीटा, तो एफ क्रॉस आर हो गया। हाँ बेटा, तुम अगर ऐसे लिखोगे तो ये लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो ये लिखोगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन गलत है और इसकी डायरेक्शन सही है। वैल्यू वाइज दोनों सेम है बट डायरेक्शन वाइज गलत है। इसमें किसको किसकी तरफ घुमाना होता है, आर को एफ की तरफ घुमाओ। आर का तुम्हारा नीचे ऐसे जा रहा है ना, आर को ऐसे लिया, किसकी तरफ घुमाओगे, एफ की तरफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तुम्हारा थंब कहां पे है, बाहर की तरफ, मतलब टॉर्क कहां पे है, आउटवर्ड है। इसमें टॉर्क अगर देखा जाए, टॉर्क की डायरेक्शन देखा जाए तो क्या है बेटा, आउटवर्ड। टॉर्क लिखा, फिर से बता दे रहा हूं, टॉर्क आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर एफ की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा मतलब आर क्रॉस एफ, तुम्हारा टॉर्क हो गया। देख लो अच्छे से, टॉर्क हो गया। टॉर्क को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। सेम थियरी, सारी चीजें सेम होगी। एक और थियरी जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। नाम क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। यहां पे फोर्स की जगह पे यहां पे होगा मोमेंटम, मतलब v वेलोसिटी से घूम रहा है। मोमेंटम इज इक्वल टू mv, राइट? ओके, सेम चीज है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं आएगा, ये इसको कह देगा लाइन ऑफ मोमेंटम, लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्या हो जाएगा बेटा, लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, लाइन ऑफ वेलोसिटी। सेम चीज है, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा मोमेंटम, और सेम चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे एफ क्रॉस आर की जगह मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा एल, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का नोटेशन क्या है, एल। मोमेंटम होता है पी, और ये हो जाएगा बी, सॉरी आर परपेंडिकुलर। ये ऐसे लिख दो, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। चलो आर परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू पी, तो हो गया तुम्हारा आर क्रॉस पी। बात समझ आ रही है ना, क्या होगा बेटा तुम्हारा आर क्रॉस पी। यहाँ पे भी वही, ये सेम ही हो गया, इसको मिटा देते।
ये हो गया। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड आर, मोमेंटम एंड आर। देख लो, कॉपी कर लो। चलो एक नई थियरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी जिसका नाम है वर्क डन बाय टॉर्क। थियरी का नाम क्या बेटा? वर्क डन बाय टॉर्क। जैसे कि मेरे पास एक बॉडी है जिसमें मैंने लीनियर फोर्स लगा है, ट्रांसलेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ट्रांसलेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस होते होते लेट यहां पे चली गई। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला होता है। अगर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो ds, उसका इंटीग्रेशन, ये तुम्हारा वर्क है। लीनियर फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। अगर मैं कहूं ये बॉडी यहां पे है, अगर मैंने इसमें फोर्स लगाया, लेट ऐसी बॉडी थी, फोर्स लगाने से ये पाइवोटेड रहेगी और ये बॉडी यहां पे चली गई, थीटा एंगल चली गई, है ना? तो पहले मुझे लगाना पड़ेगा इस पे टॉर्क, निकालना क्या पड़ेगा? टॉर्क। अच्छा, तो मैंने बोल दिया कि ले टॉर्क जो है ना वो फलाना इतना ऐसा कुछ है, टॉर्क इज इक्वल टू ऐसा कुछ है, आर एक्स साइन थीटा जो भी आप ले लो, ऐसा टॉर्क है। टॉर्क निकाला, इसके पिछली वाली थियरी में सिखा दिया। मुझे टॉर्क निकाल लिया मैंने, मुझे बोला गया वर्क बताओ। क्या बताओ? वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला सेम ऐसे ही है, टॉर्क इनटू डी थीटा इंटीग्रेशन, लीनियर फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, खत्म। अच्छा, तो मुझे इस वाले फॉर्मूला से मुझे इस वाले फॉर्मूला में बनाना है। दोनों वर्क सेम है, चाहे ऐसे फोर्स निकालो तभी भी आंसर, सॉरी ऐसे वर्क डन निकालो तभी भी आंसर, या ऐसे वर्क डन निकालो तभी भी आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा। बोले इतनी बातें क्लियर है? मैं यहां से ये फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लेट एक पॉइंट था या डिस्क मान लो, ये पाइवोटेड पॉइंट था, लाइक ऐसे कुछ है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे ऐसे तुमने फोर्स लगा दी F, ये पॉइंट ऐसे घूम रहा था। जैसे मैंने एक थियरी में तुम्हें बता रखा था, ये होगा तुम्हारा R, इसे कह देते हो आप, क्या कहते हो? R परपेंडिकुलर, इसे कह देते हैं R पैरेलल, ऐसे उन्हीं का जैसा है ना। चलो ये तुम्हारा B होगा, अंदर जा रहा था, ये तुम्हारा R था। अच्छा, तुमने लेट ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे थीटा, थीटा की जगह पे अल्फा ले लो, चलो अल्फा, तो ये R परपेंडिकुलर हो गया, है ना, ये अल्फा यहां पे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा के सामने वाला पास वाला, सामने वाला क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। बोले इतनी बातें क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने देख रखी थी। अच्छा, ये पॉइंट है, यहां से ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे घूमते 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 यहां तक गया था। लेट सपोज के पहले कोई थीटा एंगल घुमा था, कितना एंगल घुमा था? थीटा घूम रहा था, तुमने इसमें फोर्स लगाई F, ऐसे क्या लगाई बेटा? फोर्स। इस पे जैसे तुमने फोर्स लगाई, तुमने क्या लगाई? फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी कुछ एंगल घूम गई जिसका नाम है डी थीटा। कितना घूम गई बेटा? डी थीटा। इतना यहां से लेके यहां तक चली गई, ये ए और ये ए डैश हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना हुआ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को अलग से देखूं तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये ds, ये मैं क्या मान लेता हूं? r
ये तुम्हारा डी थीटा, डी थीटा। तो तुम्हें पता है कि ये जो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल मिल गया। सर जी यहाँ पे रख दो, वहां पे आर डी थीटा, ये रख दिया आर डी थीटा एफ। ओके डन, कोई कंफ्यूजन? मुझे लाना है वर्क डन इज इक्वल टू, क्या लाना है बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इन टॉर्क। देखो ध्यान से देखिएगा, यह है तुम्हारा अल्फा, यह है तुम्हारा आर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखो, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर, एफ आर साइन अल्फा। क्या बेटा है? एफ आर साइन अल्फा, एफ आर साइन अल्फा, ये तुम्हें लाना है। टॉर्क यहां पे तुम्हारे पास कितना है बर्डन, बर्डन इज इक्वल टू आर, डीएस की जगह पे क्या डाल देना, डीएस की जगह पे हमने डाला आर डी थीटा, डी थीटा। टॉर्क, टॉर्क की जगह पे लाना है एफ आर साइन थीटा, और क्या लाना है डी थीटा साइन अल्फा डी थीटा। ये चीज लानी है तुम्हें, ये चीज तुम्हें लानी है यहां से। तो तुम्हारे पास ये है और ये नहीं है, यहां पर पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? कैसे जाएंगे यहां से यहां तक? देखो वर्क डन है लीनियर फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन एंगुलर फोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मुझे यहां पे जाना है, तो ये बीच में क्या डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, तो पहले इसको हम तोड़ते हैं एफ डीएस, एफ डीएस, और इन दोनों के बीच का एंगल ले लो। सर जी एफ तो ये रहा, ओके, डीएस ये रहा, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है ऐसे, इनके बीच में एंगल क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं फाइव, क्या ले लेते हैं फाइव। तो ये हो गया ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? A dot B is equal to AB cos theta. A dot B is equal to AB cos theta. Force into displacement, force into displacement, F ds cos theta. But theta यहाँ पे force and displacement, force and displacement, force and displacement. इसका एंगल कितना है बेटा? फाइव। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया फाइव। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये मेरे पास है, मुझे ये लाना है, मेरे पास ये है, मुझे ये लाना है। यहां भी सेम चीज कर देते हैं, टॉर्क की जगह पे टॉर्क, डी थीटा की जगह पे डी थीटा, है ना, उनके बीच का एंगल। अच्छा, तो ये हमें नहीं पता कि एंगल कितना है टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल। अच्छा, यहां पे देखिएगा फोर्स मुझे डी थीटा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? डी थीटा में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, फोर्स, फोर्स तुम्हारा ये ऐसे ऐसे डीएस, डीएस की जगह पे क्या करोगे, आर डी थीटा, ओके, कॉस अल्फा। सर जी मुझे यहाँ पे अगर साइन अल्फा आ जाए, एफ आर साइन अल्फा अगर आ जाए, साइन अल्फा, तो मैं इसको टॉर्क लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे साइन अल्फा कैसे आएगा, मेरे पास तो कॉस फाइव। मैंने देखा कि फाइव और अल्फा के बीच में फाइव प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो होगा क्या, अल्फा को मैं वहां भेज देता हूं, 5 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, दोनों तरफ में साइन लगा, सॉरी कॉस लगा दो, cos phi इज इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा। ओके सर, cos phi की जगह पे क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा। तो यहां पे तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, चलो इधर डाल देते हैं, कट रहा है, वर्क डन एज इट इज, आर भी एज इट इज, डी फाइव भी एज इट इज, और cos अल्फा की जगह पे हमने क्या रख दिया था, साइन अल्फा, cos फाई की जगह पे साइन अल्फा, साइन अल्फा, एफ आर साइन अल्फा,
एफ आर साइन ऑफ ओमेगा लिखा टॉर्क, टॉर्क इनटू ये क्या था डी थीटा था, 570 डी थीटा वर्क डन तुम्हारा हो गया। अगर यहां पे तुमसे पावर पूछ ले, व्हाट डू मीन बाय पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, है ना? इसका डिफरेंशिएशन है ना? अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस ऊपर का कट जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा, तो हो जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा पावर। जैसे वहां पे होता था लीनियर वाले में क्या होता था, लीनियर वाले में वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, पावर निकालना है डी है ना, डी डब्ल्यू बाई डी टी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, एफ कुछ नहीं होगा डी एस बाई डी टी भी हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू एफ थ्री, फोर्स इंटू वेलोसिटी, लीनियर फोर्स लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर फोर्स एंगुलर वेलोसिटी, पावर पावर हो गया। और ये थी एग्जाम में काफी बार आती है, अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। जिसे हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास था F इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी, लीनियर फोर्स इज इक्वल टू चेंजिंग लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, तो एंगुलर फोर्स इज इक्वल टू dl बाई dt, और इस चीजों को प्रूव करके मैं टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f लिखने जा रहा हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dl बाई dt, dl बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं टॉर्क, तो यहां पे भी डिफरेंशिएशन होगा r क्रॉस t, ये हो गया टॉर्क डन, ओके। अब फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dr बाई dt क्रॉस t, ओके, प्लस डिफरेंशिएशन का तरीका, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे कैसे, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला ऐसे कैसे, ये हो जाएगा वेलोसिटी क्रॉस मोमेंटम प्लस r, और ये हो जाएगा मोमेंटम अपॉन टाइम मतलब फोर्स। तो देखो अब अगर तुम किसी का a क्रॉस b लिख रहे हो ना, तो होता है ए बी साइन थीटा, थीटा मैटर करता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा तो a क्रॉस b का आंसर भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 0। अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो गई, 0 नहीं है बाकी कुछ भी है, तो ये थीटा ही रहेगा। यहां पे देखो ये भी मोमेंटम मतलब एम डी क्रॉस है ना, इसका देखो ये साइड में लिख रहा हूं, इसका आंसर बी क्रॉस टी है ना, ये होता है बी एम क्रॉस बी ना, अच्छा मोमेंटम मतलब एम बी, बी क्रॉस बी, ये हो गया बी एम बी साइन 0। वेलोसिटी और मोमेंटम सेम ही होते हैं, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई डायरेक्शन सेम है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 0, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया 0। तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। बोलो इतनी बातें क्लियर है? अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूव करने जा रहा हूं। टॉर्क r क्रॉस f था, ओके सर। यहां पे देखिए r एज इट इज है, ये होता है एम ए, ओके सर। r एम
की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए जो था ना ए वो क्या है, जैसे तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा था ना, ऐसे कह सकते हो ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्रॉस आर, है ना, अल्फा आर साइन थीटा। चलो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था, लेकिन सिचुएशन देख लो ऐसे, अगर मैं जस्ट सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करूं तो ऐसे लिख सकता हूं आर एफ आर एम ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू आर हो गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर आई अल्फा। चलो क्लियर है, आया ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, डायरेक्शन का इस कंपेयर करोगे तो आई अल्फा। या इसे अगर हम दूसरी तरीके से देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो आई अल्फा कहां से आया है, ऐसे तरीके से एफ इज इक्वल टू क्या है एम ए। तो जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ यहां पे यूज करते थे वैसे यहां पे यूज कर लेते। देखो लीनियर मोमेंटम होता था एमवी, क्या होता था लीनियर मोमेंटम एमवी, तो एंगुलर मोमेंटम में हम क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू एम की जगह पे आई और वी की जगह पे ओमेगा, है ना, आई ओमेगा। अच्छा यहाँ पे डीपी बाई डीटी लिखते थे, क्या हो जाएगा, एन बाहर आ गया, डीवी बाई डीटी, एम ए ये हो जाएगा फोर्स, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एम ए सेम चीज यहां पे डी एल बाई डी टी आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी आई अल्फा। हो गया, ऐसे भी कर सकते। आपको डिपेंड करेगा कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में ये भी राइट है, 1-2 मार्क्स में ये भी राइट है। आप एक्सप्लेन कर दो सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। लीनियर में ऐसे होता है, रोटेशन में ऐसे होता है, काम करना। क्लियर है, आया ना? चलो काइनेटिक एनर्जी पे डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पे क्या डिस्कस करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या था कि सर जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनर्शिया वेलोसिटी, लीनियर इनर्शिया लीनियर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला मैं बना सकता हूं, एंगुलर इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी, हो गया काइनेटिक एनर्जी खत्म। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कर सकते हो, एक टॉपिक और लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, लीनियर वाला, फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर फोर्स 0 है तो dp बाई dt इज इक्वल टू 0। किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो वैल्यू कांस्टेंट है ना, dp 0 क्या 0, डेल्टा p 0। या मैथ्स के हिसाब से कह सकते हो डायरेक्ट वैल्यू कांस्टेंट है, dp 0, p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू 0, p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल इज इक्वल टू mv। मोमेंटम क्या था बेटा तुम्हारा mv। सेम लीनियर में आ दो, काम खत्म। टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, dl बाई dt इज इक्वल टू 0, डेल्टा l इज इक्वल टू 0, l फाइनल माइनस l इनिशियल इज इक्वल टू 0, l फाइनल इज इक्वल टू l इनिशियल इज इक्वल टू i ओमेगा, m i v ओमेगा, काम खत्म। क्लियर है, देखो समझ में आ रहा है ना?